नमस्कार विद्यार्थियों। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो मौर्योत्तर काल को हम पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हम मौर्य वंश के पश्चात होने वाले शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसके तहत अगर बात की जाए तो हमने जो मौर्य वंश के पश्चात है जो शुंग वंश को पढ़ लिया है, शुंग वंश के पश्चात हमने कण्व वंश को पढ़ लिया है और उसके पश्चात हमने जो सातवान वंश को शुरू किया है। यानी मौर्य काल से लेकर जो गुप्त काल के मध्य तक जितने भी शासक होते हैं, जिन वंश के शासकों के द्वारा शासन किया जाता है, वह मौर्योत्तर काल के शासक कहलाते हैं। तो इस काल में होने वाले शासकों के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। अगर बात की जाए विस्तृत, जिस तरीके से हमें मौर्यकालीन शासकों के बारे में, अशोक के बारे में जानकारी मिल पाती है, फिर भी पुराणों के माध्यम से अगर बात की जाए, मूल रूप से जो साहित्यिक स्रोत पुराण, उनके माध्यम से हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो जिसके तहत हमने पिछली क्लास में बात की थी सातवान वंश की, सातवान वंश को शुरू किया था, जिसके तहत इनकी जाति के बारे में हमने बात की थी। जाति को लेकर काफ़ी विवाद और मतभेद इतिहासकारों में हमें देखने को मिलता है। उन्हीं परिस्थितियों में बात की जाए तो कई जो इतिहासकारों, विद्वानों के द्वारा जो सातवानों की जाति ब्राह्मण बताई गई है, कई के द्वारा अनार्य बताई गई है, कई के द्वारा अगर बात की जाए अनार्य बताई गई है, कई के द्वारा ब्राह्मण बताई गई है, तो कई के द्वारा क्षत्रिय बताई गई है, कई के द्वारा मिश्रित जाति बताई गई, ब्राह्मण और नागवंशीय जो मिश्रित जाति है ये बताई गई है। तो कई तरह के जो बात की जाए इतिहासकारों के द्वारा मत प्रतिपादित किए। तो आज उसी कड़ी में हम इन सातवान वंश के शासकों की एक तो उदय के बारे में और उसके अलावा जो मूल स्थान है, इनका मूल स्थान कहाँ होता है उसके बारे में जिक्र करेंगे। और इसके अलावा जो बात की जाए सातवानों का उदय कब होता है, यानी ये वंश कब होता है और कब से कब तक इसके द्वारा जो शासन काल किया जाता है, यानी कब इसकी शुरुआत होती है। अब जिस तरीके से हमें जाति को लेकर जो मतभेद देखने को मिलते हैं इतिहासकारों में और विद्वानों में और ये विवादास्पद है, उसी तरीके से जो इनके उदय को लेकर भी हमें जो मतभेद देखने को मिलते हैं इतिहासकारों में बात की जाए तो, और उसके अलावा विद्वानों में। और ये इनका उदय भी विवादास्पद है कि इनका उदय कहाँ होता है, और उसके अलावा जो इनका मूल स्थान है ये भी विवादास्पद है। अब ये कहाँ के लोग थे भाई? सत्ता कायम करने से पहले इनके द्वारा, जैसा कि हमने देखा कि जो सातवान वंश का संस्थापक कौन होता है, सिमुक होता है। सिमुक के द्वारा जो अंतिम कण्व वंश के शासक सुशर्मा की हत्या करके क्या कर दी जाती है, सातवान वंश की स्थापना कर दी जाती है। तो सातवान वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इसका संस्थापक अगर बात की जाए, हमने पहले भी क्लास में बात की थी, तो ये जो सिमुक है ये क्या होता है, इसका संस्थापक होता है। इसके द्वारा जो सुशर्मा ये कण्व वंश का क्या होता है, अंतिम शासक होता है। इसकी हत्या करके बात की जाए, इसको पराजित करके मगध पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है, और उसके पश्चात जो सातवान वंश की स्थापना कर दी जाती है। अब बात की जाए इनका मूल निवास स्थान कहाँ था, ये कहाँ के रहने वाले लोग थे, कहाँ से आए थे, इसके बारे में काफ़ी मतभेद और विवाद हमें देखने को मिलता है। तो इसके तहत अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत प्रतिपादित किए गए, और ये अलग अलग धारणाएं जो इनके द्वारा विकसित की गई है, इनके मूल स्थान को लेकर बात की जाए, भाई ये कहाँ के रहने वाले, तो कई विद्वानों का समूह है उसके द्वारा बताया जाता है आंध्र प्रदेश। वर्तमान समय में जो दक्षिण भारत में जो स्थित आंध्र प्रदेश, और मूलतः सातवानों का जो बात की जाए, सातवानों का निवास स्थान दक्षिण भारत को बताया गया, और इनकी सत्ता जो लंबी अवधि तक चलती है वह दक्षिण भारत में ही चलती है। आंध्र प्रदेश बताया गया इनके द्वारा जो कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य का क्षेत्र, कृष्णा व गोदावरी किसके मध्य का क्षेत्र है, ये कृष्णा व गोदावरी नदी के मध्य का क्षेत्र है। कृष्णा व गोदावरी इन नदियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है वही इनका क्या माना जाता है, बात की जाए मूल स्थान माना जाता है। और इस मत को प्रतिपादित किया जायसवाल के द्वारा, प्रभाकर शास्त्री द्वारा, रेपसन द्वारा व बर्नेट जो इतिहासकार है, विद्वान है, इनके द्वारा जो सातवानों का मूल स्थान कहाँ बताया गया, आंध्र प्रदेश बताया गया। कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य का स्थान जो इनका क्या बताया गया, मूल स्थान बताया गया। इसके अलावा जो बात की जाए तमिलनाडु
दूसरा जो बताया गया इनके मूल स्थान की बात की जाए तो तमिलनाडु बेल्लारी बताया गया है। अब ये मत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये मत डॉक्टर सुक्योथर के द्वारा जो क्या कर दिया गया मत प्रतिपादित। इनका मानना है कि जो सातवाहनों का मूल स्थान है वह कौन था? तमिलनाडु का बेल्लारी जिला था। बात की जाए ये इनके द्वारा, और उसके अलावा जो प्रोफेसर मिरासी है इनके द्वारा जो मत प्रतिपादित किया, इनका मानना है कि सातवाहन वंश के शासकों का मूल निवास स्थान बरार विदर्भ होता है। बरार का क्षेत्र जो विदर्भ का क्षेत्र है वो क्या होता है? सातवाहन वंश के शासकों का मूल स्थान होता है। यानी कि मूल स्थान बोले तो ये कहाँ के रहने वाले थे? मूल स्थान से तात्पर्य कहाँ के रहने वाले थे। तो ये इनका जो निवास स्थान है उसके बारे में बताया गया है। और डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी है इतिहासकार, इनके द्वारा भी अपना मत प्रतिपादित किया गया और इनके द्वारा अपना मत प्रतिपादित हुए कहा गया है कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वह सातवाहन वंश के शासकों का क्या रहा है? मूल निवास स्थान रहा है। ये मत डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उसके अलावा जो हाथी गुम्फा अभिलेख है कलिंग शासक खारवेल के द्वारा लिखवाया जाता है। अगर बात की जाए कलिंग वर्तमान समय में जो उड़ीसा का क्षेत्र, उड़ीसा राज्य का क्षेत्र वहाँ पे स्थित है, तो कलिंग के शासक जो खारवेल के द्वारा क्या किया जाता है? लिखवाया जाता है, जिसको आधार मानते हुए इतिहासकारों के द्वारा मत प्रतिपादित किया गया है। और उसके आधार पे जो सातवाहनों का मूल स्थान है, मूल निवास स्थान महाराष्ट्र प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र को माना गया है। और इनकी राजधानी बोले सातवाहन वंश के शासकों की राजधानी क्या रहती है? प्रतिष्ठान रहती है। ये इनके द्वारा बताया गया। तो ये सातवाहन वंश के शासकों के मूल निवास स्थान से संबंधित इतिहासकारों के द्वारा क्या किए गए? मत प्रतिपादित किए गए। अब सातवाहनों का उदय कब होता है? उदय बोले तो कब इनका जो शासन काल होता है, इनके शासन की शुरुआत कब होती है? यानी कि साधारण भाषा में अगर बात की जाए तो मगध के क्षेत्र पे कब इनके द्वारा जो अधिकार किया जाता है, यानी कि सिमुक के द्वारा जो अंतिम कौन वंश के शासक सुशर्मा को मारकर उसे पराजित करके जो मगध पे अधिकार करके सातवाहन वंश की सत्ता को क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। तो उसका समय काल कौन सा रहता है? वही बात है, इनका उदय कब होता है? तो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व बताया गया है। ये मत प्रतिपादित किया गया डॉक्टर स्मिथ व रेप्सन के द्वारा। इनका मानना डॉक्टर रेप्सन और स्मिथ के द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व और ईस्वी सन में आप भली भांति अंतर समझते हो। यानी कि ईस्वी सन शुरू होने के 300 साल पहले, वर्तमान समय से तुम देखोगे अगर बात की जाए कहाँ रहता है तो 2021 चल रही है, उसमें तुम 300 और जोड़ दो, यानी कि 2321 साल पहले की ये घटना है। 2320 साल पहले की जो बात की जाए, 21 साल पहले की ये घटना होती है। उसके आधार पे ये मत प्रतिपादित किया डॉक्टर स्मिथ और रेप्सन। इनका मानना है सिमुक का उदय क्या होता है? 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व होता है। और सिमुक के द्वारा ही जो अंतिम जो कौरव वंश के शासक को पराजित करके मगध पर अधिकार किया जाता है, यानी कि उसके द्वारा ही इस वंश की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? सिमुक के द्वारा। हमने बात की थी ना, ये जो संस्थापक होता है क्या होता है? संस्थापक होता है। अब इसके अलावा बात की जाए जो हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है, जिसके बारे में हमें इनके मूल स्थान के बारे में भी जानकारी मिलती है, यानी कि इनका मूल निवास स्थान जो महाराष्ट्र माना गया है और राजधानी प्रतिष्ठान, इसको सर्वाधिक प्रमाणिक और उपयुक्त माना गया इतिहासकारों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा। और उसके आधार पर जो इनका जो समय प्रतिपादित किया गया, यानी कि जो समय निर्धारित किया गया है, वह समय है ईस्वी पूर्व 1ली शताब्दी, यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व की घटना इसे माना जाता है। उसी समय जो बात की जाए तो सिमुक के द्वारा क्या किया गया था? सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है। उसके अलावा 28 BC हमने देखा था, 27 ईस्वी पूर्व तक क्या रहता है? कौरव वंश के शासकों का शासन रहता है। उसी दौरान जो 28 BC बोले तो ईस्वी पूर्व की घटना है। ये ईस्वी सन और ईस्वी पूर्व में मैंने भली भांति आपको पढ़ा रखा है, लिखा रखा है फर्क क्या होता है। यानी कि जो ईस्वी सन चल रही है अपने जो ये 1 से शुरू होती है, उससे 28 साल पीछे की ये घटना मानी जाती है। यानी कि 2021 अभी चल रही है, कितनी? 2021 चल रही है, और इसमें तुम क्या कर दोगे? प्लस 28 कर दोगे, यानी कितने समय पहले की ये घटना है। इसमें तुम 28 करके देख लो कितने आ रहे हैं? 9। ठीक है, 9, 4 और 20,
ठीक है, 2049 वर्ष पहले की बात है, ये 2049 वर्ष ईस्वी पूर्व को ऐसे निकालते हैं। तो उसके आधार पे जो बात की जाए, राजबली पांडे के द्वारा ये बात प्रतिपादित की गई है कि इनका जो बात की जाए उदय कब होता है, सातवाहन वंश के शासकों का 28 ईस्वी पूर्व होता है, और सातवाहन मूलतः दक्षिण भारत के क्या थे, रहने वाले थे। ये बात है, ये दक्षिण भारत के, क्योंकि ज़्यादातर तुम देखोगे इन्हें क्या कहा गया, आंध्र भत्ते, आंध्र जातीय कहा गया, यानी कि आंध्र प्रदेश इनके आसपास का एरिया इनका क्या होता है, मूल निवास स्थान होता है। तो इसी के आधार पर राजबली पांडे के द्वारा कहा गया कि ये दक्षिण भारत के रहने वाले होते हैं। और सिमुक के द्वारा ही जो 28 ईस्वी पूर्व में बात की जाए, मगध पे आक्रमण करके जो सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है और अपनी सत्ता को कायम किया जाता है। उसके अलावा 70 ईस्वी पूर्व ये घटना इनके द्वारा हेमचंद राय चौधरी हैं जो इतिहासकार, इनके द्वारा मत प्रतिपादित किया गया है। उनका मानना है कि 70 ईस्वी पूर्व ही जो सातवाहन वंश की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। और उसके अलावा उत्तर भारत, अब ये जो मूलतः देखा जाए इनका जो कार्यस्थल कहाँ रहता है, केंद्र बिंदु अगर बात की जाए सत्ता का, इनका ज़्यादातर जो दक्षिण भारत का ही रहता है। दक्षिण भारत में ही जो इनकी सत्ता क्या चलती है, दीर्घकाल और लंबे समय तक चलती है, क्योंकि उत्तर भारत में जो विदेशी आक्रमणकारियों के कारण जो बात की जाए इनकी सत्ता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती है। मूलतः अगर देखा जाए तो विंध्याचल पर्वत है, उसके उसके दक्षिण में जो है इनकी सत्ता क्या रहती है, कायम रहती है, जो भारत को उत्तर और दक्षिण में दो भागों में विभाजित करता है। तो इनका जो केंद्र बिंदु रहता है वो क्या रहता है, दक्षिण भारत ही रहता है। और इनकी दक्षिण भारत में सत्ता की अगर बात की जाए तो लगभग 250 ईस्वी सन तक चलती रहती है, यानी कि लगभग 200-300 सालों तक उनका क्या रहता है, वहाँ शासन रहता है दक्षिण भारत में। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए, हमने सातवाहन वंश के बारे में पढ़ा है, जिसके तहत सातवाहन वंश के शासकों के मूल निवास स्थान के बारे में जाना है, जो अलग अलग इतिहासकारों और विद्वानों के द्वारा जो अलग अलग बताया गया है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो सातवाहन वंश का जो बात की जाए, उदय कहाँ होता है, उदय कब होता है, यानी कि कब इनका शासनकाल शुरू होता है, कब सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है, जिसके बारे में अध्ययन किया। और इसमें भी जो इतिहासकारों और विद्वानों के द्वारा जो अपने अलग अलग मत प्रतिपादित के, मूलतः अगर देखा जाए तो इनका शासन है जो दक्षिण भारत में ही ज़्यादातर रहता है, इनकी सत्ता। हालांकि उत्तर भारत पर अधिकार किया जाता है, हमने देखा था जो सिमुक है इस वंश का संस्थापक, उसके द्वारा जो मगध पर आक्रमण करके मगध पर अधिकार किया गया था, लेकिन उत्तर भारत में ज़्यादा लंबे समय तक इनकी सत्ता नहीं टिक पाती है। लेकिन दक्षिण भारत में जो बात की जाए तो लगभग 250 से 300 वर्षों तक इनके द्वारा शासन किया जाता है। तो इसके पश्चात हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश के शासकों के बारे में और उनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। फिर भी आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम तक आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।